एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इंसान, एक फुल ब्लोन नार्सिसिस्ट अलग है, एक सोशियोपैथ अलग है और एक साइकोपैथ बिल्कुल अलग है। इनमें कुछ सिमिलर ट्रेट्स हो सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ये एक दूसरे से बहुत बहुत डिफर करते हैं, इतने कि हर एंटी सोशल पर्सनालिटी का इंसान वैसा नहीं होता है। और हाँ, हर साइकोपैथ डेंजरस ज़रूर होता है लेकिन हर साइकोपैथ वैसे फंक्शन और वैसे ऑपरेट और वैसी हरकतें नहीं कर रहा होता जिस तरह से मूवी में ओवर ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से ये पर्दा डाल पाते हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो होता है सोशियोपैथी के बीच में और साइकोपैथी के बीच में वो ये है, जिसको आप क्लियरली समझ लीजिए और भूलना मत। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे कि हम अभी तक जान ही चुके हैं कि ऑफन बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी इस टर्म को, इस पर्सनालिटी टाइप को, इस डिसऑर्डर को समझना लोगों के लिए कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी कभी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट भी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके इतने सारे अलग अलग पहलू हैं, इतनी सारी तहें हैं, इतनी सारी लेयर्स हैं, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। और जैसे कि मैंने अपने पहले की एक वीडियो में कहा ही था कि प्लीज़ इस टर्म का इस्तेमाल किसी भी इंसान के लिए ऐसे ही कैजुअली मत कर दीजिए। हर इंसान जो आपको पसंद नहीं है या जो टॉक्सिक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हो। पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट होने के लिए कुछ बहुत स्पेसिफिक ट्रेट्स का पाया जाना कंसिस्टेंटली एक स्टेबल तरीके से पर्सनालिटी में बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि यही सारी बातें काफ़ी नहीं थी इस इशू को, इस टॉपिक को इतना कॉम्प्लेक्स करने के लिए, एक और भी ऐसा पहलू है जो ये सब्जेक्ट को बहुत डिफ़िकल्ट कर देता है, लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला देता है। और वो है कि ऑफन ये जो टर्म है, ये एनपीडी है, इसको कंफ्यूज किया जाता है कुछ अलग डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, पर्सनालिटी ट्रेट से, जो ऑफन साइकोपैथी या सोशियोपैथी के अंडर भी आते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसको ऑफन नार्सिसिज्म से कंफ्यूज किया जाता है। इनके कुछ ट्रेट्स हैं, मिले जुले हैं, आपस में सिमिलर हैं, लेकिन ये अपने आप में दो अलग चीज़ें हैं और इसलिए इनको अलग से समझना, क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं बात करूँगी नार्सिसिज्म के साथ साथ सोशियोपैथी की और साइकोपैथी की, क्योंकि ऑफन इन टर्म्स का इस्तेमाल सिनोनिमसली कर देते हैं या एक इंसान के ट्रेट्स को किसी भी टर्म से जो है डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। अब जितना कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड नार्सिसिज्म का टॉपिक है और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सब्जेक्ट है, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पूरा सब्जेक्ट। और ये इसलिए भी है क्योंकि इतने सालों की रिसर्च के बावजूद भी, जब काफ़ी सारे इसके ऊपर जो ऑफिशियल मैनुअल्स हैं उसमें बहुत कुछ कंसोलिडेट हो चुका है जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे पूरी तरह से कंसेंसस नहीं है, पूरी तरह से एकजुट, एकमत नहीं है, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। और जबकि ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली जो काम करते हैं फॉर्मली, वो इस मैनुअल को स्पेसिफिकली जिसको डीएसएम कहा जाता है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी सारे उसके हर ऑफिशियल जो उसमें वर्डिक्ट दिया गया है, जो उसमें ऑफिशियल चीज़ें बताई गई है, उससे हर तरह से एग्री नहीं करते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो है, बहुत सारा डिसेंट है, बहुत सारे अलग अलग मिले जुले ओपिनियंस हैं सब्जेक्ट को लेके एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। और सबसे एक जो टॉपिक है जिस पे काफ़ी बार ओपिनियंस का डिफरेंस होता है वो ये है कि साइकोपैथी को ऑफन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर ही एसिमुलेट करना शुरू कर दिया है, यानी साइकोपैथी को भी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ साथ ही जोड़ लिया गया है। एक सिनोनिमसली इसकी बात की जाती है जैसे कि वो दोनों सिमिलर चीज़ें हों, लेकिन जैसे कि मैंने बहुत सारी रिसर्च में पाया, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो रिसर्चर्स हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो इससे टोटली पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि अपने आप में जो साइकोपैथी है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से बहुत डिफर कर सकती है। यानी कि हर जो इंसान जिसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स हैं, हर वो इंसान साइकोपैथ नहीं होता, उसमें से बहुत कम लोग साइकोपैथ्स होते हैं। इसलिए इन ट्रेट्स को इकट्ठे मिला देना एक अनफेयरनेस मानी जाती है उन लोगों के लिए
जो साइकोपैथ्स नहीं है लेकिन जिनमें सिर्फ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये क्लैरिटी देना चाहूँगी कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं, और सबसे पहले मैं उसमें ये क्लियर करना चाहूँगी कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम हर उस इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं करते जो लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता, या जो इंट्रोवर्टेड है, या जिसे सोसाइटी में या कम्युनिटी में ज़्यादा आकर बातचीत करने का शौक़ नहीं है, अपने में रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि ऑफन लोग ऐसे इंसान को एंटी सोशल बोल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली मैं नज़र डालूंगी किसी और वीडियो पे, लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एग्जैक्टली कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक जो बिहेवियर्स होते हैं, पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं, वो एक इंसान में पाए जाते हैं, तो उसको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार माना जाता है। अब हालांकि ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एम्पैथी नहीं होना, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना। लेकिन अधिकतर जो रेफरेंस फ्रेम आजकल इस्तेमाल होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो है जो DSM ने तरीका बनाया है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिफाइन करने का, और इसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स से ज़्यादा, यानी कि पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक से ज़्यादा इस्तेमाल होता है आउटर कंडक्ट को मापना। तो आउटर कंडक्ट कैसा रहा है किसी इंसान का, स्पेशली 15 साल की उम्र के बाद से, वो यूज़ किया जाता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, और इसका डायग्नोसिस 18 साल की उम्र से पहले नहीं किया जा सकता है। तो वो जो स्पेसिफिक कंडक्ट्स बताए गए हैं जिनका प्रेजेंट होना, पाया जाना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे इंसान में जिसको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोस किया जा रहा है, वो स्पेसिफिक कंडक्ट्स जो DSM ने बताए हैं वो इस प्रकार हैं। एक रिपीटेड पैटर्न होना, जो लॉ है यानी कि कानून है उसके लिए डिसरिगार्ड का, यानी कि लॉ की, कानून की बिल्कुल चिंता नहीं करना, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का कंडक्ट डिस्प्ले करना जिसमें आप दूसरों के राइट्स, दूसरों के लीगल राइट्स या दूसरों के पर्सनल राइट्स को वायलेट करते पाए जाते हैं बार बार, और जिसके कारण आपको बहुत बार जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं, शायद आपको जुवेनाइल जेल भी जाना पड़ता है, या जिनकी वजह से आप विभिन्न तरह से यू गेट इनटू ट्रबल विद द लॉ। हो सकता है आप कहीं वैंडलिज्म करते हुए, प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करते हुए या आर्सन करते हुए, आग लगाते हुए कहीं पकड़े जा रहे हैं, या फिर आप कहीं स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा रूल्स ब्रेक करते हुए पकड़े जा रहे हैं, या फिर आप रोड रेज कर रहे हैं, या फिर आप ट्रैफिक रूल्स जान के बार बार ब्रेक करते हुए पकड़े जाते हैं, या आप किसी पे असॉल्ट कर रहे हैं। तो छोटे से लेके बड़े तक किसी भी तरह का ये वायलेशन हो सकता है। फिर डिसीटफुलनेस, या फिर जिसको बोलते हैं गलत बिहेवियर, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, अनट्रस्टवर्दी बिहेवियर, अगेन जो कि मॉरली रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है, अनएक्सेप्टेबल है किसी भी तरह से, जिसमें आप किसी और को, इंस्टीट्यूशन को या लोगों को या संस्था को किसी भी तरह से मैनिपुलेट करने की, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए या अपने पर्सनल मीनिंग के लिए। और इसमें बहुत सारे बिहेवियर्स हो सकते हैं, अगेन लाइंग, झूठ बोलना बार बार, या गलत नामों का इस्तेमाल करना, या फर्जी कागजात का इस्तेमाल करना, फोर्जरी करना, या इस तरह की कोई भी हरकतों का इस्तेमाल करना। फिर आता है DSM के कोड में इम्पल्सिविटी एंड फेलियर टू प्लान अहेड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, आप बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन कर देते हैं जो आपके खुद के लिए या दूसरों के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। खुद के ऊपर काबू नहीं है, आप इतने इम्पल्सिव हैं कि आप इमोशनली ग्राउंडेड नहीं, अपना आपा खो देते हैं, और ये आपा खोना आपको बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर में इंडल्ज करवा देता है। तो रिपीटेड जब आपका ऐसा कंडक्ट जो है देखा जाता है, आप अपनी हरकतों के, अपने कंडक्ट के, अपनी इम्पल्सिवनेस के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स नहीं सोच पाते हैं, या आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये फ्यूचर से, फोरसाइट से ठीक से नहीं सोच पाते हैं, आप बस इन द मोमेंट
कुछ करना होता है, अगर आप अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, आप कुछ भी बिहेवियर में इंस्टेंटली इंडल्ज कर देते हैं। फिर इसमें इरिटेबिलिटी और एग्रेसिवनेस भी ऑब्वियसली आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर ऑब्वियसली एक इरिटेबल पर्सनालिटी का ही होगा जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। आप उस इंसान में काफ़ी बार एक इरिटेशन वाला ट्रेट कंसिस्टेंटली पाया जाता है और एक एग्रेसिव ट्रेट भी कंसिस्टेंटली पाया जाता है। अब वो एग्रेशन का डिस्प्ले कितनी बार एक्चुअली हो रहा है या नहीं, लेकिन इंसान दूसरा जना भाप पाता है कि ये एग्रेशन का जो एक ट्रेट है उसके अंदर अंडरलाइंग है, मतलब दे आर प्रोन टू अग्रेशन। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंसान अग्रेसिव होने से कतराएगा नहीं, चूकेगा नहीं और बहुत जल्दी उसके अंदर गुस्सा आ जाएगा। फिर एक दूसरा ट्रेट है रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। अगेन ये भी मिला जुला ट्रेट है, जैसे जो बाकी के ट्रेट्स मैंने बोले हैं कि दूसरों की सेफ्टी का आप रिगार्ड नहीं करते। जैसे कि अगर कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है और उसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो हाईली पॉसिबल है कि वो गाड़ी बहुत स्पीड से चलाता है और बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि कोई बच्चे बैठे हुए या पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना है, या वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है, या वो पीते हुए गाड़ी चलाता है, या बिल्कुल सेफ्टी जो लॉज हैं उनको नज़रअंदाज करता है। और ऑब्वियसली ऐसा जो बिहेवियर है वो बार बार होगा तो वो अथॉरिटीज़ की नज़र में आएगा, क्योंकि वो दूसरों को इम्पैक्ट करेगा। फिर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऑफन होती है कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट। ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनग्राउंडेड है या इम्पल्सिव है उसका कंडक्ट इररिस्पॉन्सिबल भी होगा। हो सकता है सडनली कोई जॉब छोड़ दी, या अगर आपको वर्क पे किसी तरह का ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म भी मिला तो आपने गुस्से में बॉस से लड़ाई कर ली, या किसी के साथ मार धार कर दी, या इस तरह का कोई भी बिहेवियर जो इम्पल्सिव है और जो इररिस्पॉन्सिबल है, जिसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपके ऊपर या आपके लव्ड वन को झेलने पड़ेंगे, फाइनेंशियली झेलने पड़ेंगे, या फिजिकली झेलने पड़ेंगे, या लीगली झेलने पड़ेंगे। तो आप इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह की सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पर आप ज़्यादा सूझबूझ से ध्यान नहीं रखते कि इररिस्पॉन्सिबल सडन डिसीजन मेकिंग कर देते हैं, रिस्क टेकिंग कर देते हैं। फाइनली होता है लैक ऑफ रिमोर्स, की पछतावा नहीं होना। ये एक बहुत बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस में। ये एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ में पाया ही जाता है कि रिमोर्स नहीं होता अपने किए का, अपनी गलत हरकतों का। दूसरे को चोट पहुंचाई है, दूसरे के साथ गलत किया है, इंक्लूडिंग क्रिमिनल बिहेवियर, तो उनको उसका पछतावा नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। ऑफन उनकी सोच यही होती है कि दूसरा वो डिज़र्व करता था, या अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे जो क्लिनिशियंस हैं, जो रिसर्चर्स हैं, सारे के सारे सहमत नहीं हैं ये वाले जो पैरामीटर्स हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारों का मानना है कि ये आउटर बिहेवियर पे, आउटर कंडक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन द पर्सनालिटी ट्रेट्स। क्योंकि आउटर कंडक्ट तो बहुत सारे लोगों का इस तरह का हो सकता है, ये जो 6-7 पैरामीटर्स बताए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स सारे मिलते हों। हो सकता है वो लोग बहुत अलग हों आपस में, और ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी लोग इस तरह के कंडक्ट में करते हुए पाए जाएं, उन सबकी सारी जो मोटिवेशंस है ये कंडक्ट में इंडल्ज करने की, इस तरह का बिहेवियर करने की, वो सारी मोटिवेशन सेम हो, या उनकी पर्सनालिटीज़ बिल्कुल सेम हो। और यही एक ऐसा पहलू भी है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है इस सब्जेक्ट में, और इसकी वजह से ऑफन बहुत अलग अलग इंडिविजुअल्स जो कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंडर आते हैं, लेकिन जिनकी बहुत अलग पर्सनालिटीज़ हैं, जिनके बहुत अलग अलग एटीट्यूड्स हैं, बहुत डिफरेंट मोटिवेशंस हैं, उनको ऑफन इकट्ठे ही एक ही डायग्नोसिस में क्लब कर दिया जाता है। इनफैक्ट ऑफन टीवी पे एंटी सोशल पर्सनालिटी टाइप को बहुत ज़्यादा एक एग्जैजरेटेड, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटाइज तरीके से दिखाया जाता है, और ऑफन बहुत एक साइकोपैथिक तरीके से ही दिखाया जाता है, जबकि ऐसा ट्रू हमेशा नहीं होता है। सारे ही ASPD वाले लोग क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर सिर्फ क्रिमिनल पॉपुलेशन के अंदर मापा जाता है तो अधिकतर लोगों को ASPD होता है, लेकिन इस पॉपुलेशन में भी वो सारे के सारे एक ही तरह के नहीं होते, और सारे के सारे साइकोपैथ्स बिल्कुल नहीं होते हैं।
अब एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सेपरेटली सिर्फ साइकोपैथी को मेजर करने का एक जो सबसे एफिशिएंट, रिलायबल और बड़ा टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है, वो डॉक्टर हेयर ने डेवलप किया था और उसको PCLR कहा जाता है। ये टूल ज़्यादातर प्रिजन्स में इस्तेमाल होता है या फिर जो क्रिमिनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है, या फिर ऐसे लोगों के ऊपर इस्तेमाल होता है जो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन का इंतज़ार कर रहे हैं, डिटेंशन में हैं या जो अभी कैदी हैं और जिनके ऊपर केस चलना है, लेकिन उससे पहले उनका जो है साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक चेकअप होना है। इसमें एक स्कोर होता है जिसके माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि कोई साइकोपैथ है कि नहीं। ये 0 से 40 के बीच का स्कोर होता है। 30 से ऊपर का स्कोर ज़्यादातर साइकोपैथी का इंडिकेशन करता है, यानी कि ये इंसान साइकोपैथ है। जो एवरेज स्कोर्स अधिकतर नॉन साइकोपैथिक क्रिमिनल्स के आते हैं वो 22 के आसपास होते हैं, और जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, अधिकतर ऐसे लोगों के जो एवरेज स्कोर्स होते हैं वो 5 के आसपास आते हैं। जैसे कि मैं कह ही चुकी हूँ, काफ़ी सारे रिसर्चर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इस फील्ड से जुड़े जो लोग हैं वो पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि साइकोपैथी और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन टर्म्स का इस्तेमाल इकट्ठे किया जाए। वो चाहते हैं कि इन कैटेगरीज को सेपरेट ही रखा जाए। तो अब क्या वो आसान तरीका है जिससे एक आम आदमी इन तीनों टर्म्स के बीच में फ़र्क कर सकता है बिना कंफ्यूज हुए, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सोशियोपैथी और साइकोपैथी। सबसे पहले तो हर सोशियोपैथ और हर साइकोपैथ जो है वो नार्सिसिस्ट होगा, लेकिन हर नार्सिसिस्ट सोशियोपैथ नहीं है और हर नार्सिसिस्ट साइकोपैथ नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम नार्सिसिस्ट हैं जो एक्चुअली सोशियोपैथ होंगे या फिर साइकोपैथ भी होंगे। वैसे ही हर सोशियोपैथ ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट होगा, लेकिन हर सोशियोपैथ साइकोपैथ नहीं होगा। एंड कमिंग टू साइकोपैथ, हर साइकोपैथ ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट होगा ही होगा, ये तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है, और साथ में वो सोशियोपैथ भी होगा। यानी कि हर साइकोपैथ नार्सिसिस्ट भी है, उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होगा, वो सोशियोपैथी का भी शिकार होगा, लेकिन हर नार्सिसिस्ट सोशियोपैथ नहीं होगा या साइकोपैथ नहीं होगा, और हर सोशियोपैथ साइकोपैथ नहीं होगा। तो इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सोचिए, इतना मुश्किल नहीं है ये डिफ्रेंशिएशन करना। अब कौन से ऐसे वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिनके बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन किया जाता है इन तीनों कैटेगरीज के बीच में? तो ऑफन वो इफेक्टिव ट्रेट्स होते हैं या इंटरपर्सनल ट्रेट्स होते हैं। हम अपनी रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हैं, हम कम्युनिटी में कैसे बिहेव करते हैं, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, हमारा डीमनर कैसे होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह तरह की चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। तो ऑफ़न जो है इन तीनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में बहुत रोल रहा होता है किसी ना किसी तरह से चाइल्डहुड ट्रॉमा का या बचपन के एक्सपीरियंसेस का। लेकिन फिर भी जो कंडक्ट डिसऑर्डर शुरू होता है, जिनकी मैंने बात शुरू में की थी, जो DSM में मेंशन है कि ये जो कंडक्ट्स डिस्प्ले होंगे 15 साल की उम्र के बाद, उनके बेसिस पे डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो वो जो कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं वो हमें ये तो प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं कि इस इंसान को आगे चल के एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है या नहीं, लेकिन वो कंडक्ट डिसऑर्डर्स ये नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इस इंसान को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा कि नहीं। तो एनीवे ये सारे जो कंडक्ट्स हैं, ये जो आउट ऑफ बिहेवियर्स हैं, ये प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ट्रॉमा एसोसिएटेड रहेगा विद अर्ली एज, विद अर्ली डेवलपमेंट। ऑब्वियसली इन तीनों कैटेगरीज में एक तरह से जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस होती है लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए डिसमिसिव होते हैं, बाकी लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग इंटेंसिटी में, अलग अलग डिग्री पे ऑब्वियसली उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक बड़ा जो है पैरामीटर होता है। इट इज़ अ डिसरिगार्ड फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों की इतनी परवाह नहीं होती, उनके सुख चैन की, उनके राइट्स की, उनकी नीड्स की, उनके साथ फेयर, ऑनेस्ट, इक्वल, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट करने की जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। एक जो है ऑब्सेशन होता है खुद के साथ,
जो कंडक्ट है उनका वो इस तरह का नहीं होता है जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपैशन हो, बहुत ज़्यादा काइंडनेस हो। अगर इस तरह का कंडक्ट दिखाया भी जाता है, स्पेशली जो नार्सिसिस्ट दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ गेन करने के लिए होता है, या एक प्रिटेंस का फैक्टर होता है, या वो एक्चुअली ऑनेस्ट कंडक्ट नहीं होता है जो उनके दिल से आ रहा होता है, वो एक फेक एम्पैथी होती है। तो इस तरह एक लैक ऑफ एम्पैथी ऑब्वियसली तीनों में पाया जाता है, जो कि बढ़ सकता है सोशियोपैथ्स में और ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है साइकोपैथ्स में। एक और जो सिमिलैरिटी होती है इन तीनों पर्सनालिटी टाइप्स के बीच में, वो ऑब्वियसली ये होती है कि बहुत सुपरफिशियल कंडक्ट होता है, बहुत डेप्थ नहीं होती है, और ऑब्वियसली कुछ जो है इसमें से इसको अच्छी तरह से छुपा पाते हैं, छुपाने की टेस्ट चेष्टा करते हैं, जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इंसान, और कुछ जो है इसको बहुत बेहतर स्मूथ तरीके से एक्चुअली छुपा पाते हैं, जैसे कि साइकोपैथ्स। लेकिन सोशियोपैथ्स ऑफन जो है ये सुपरफिशियलिटी, उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो पाना, ये जो चीज़ है इसको ज़्यादा छुपाने की चेष्टा नहीं करते, लेकिन होते तीनों ही सुपरफिशियल हैं। इन सभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में जो है काफ़ी हाई चांस रहता है सब्सटेंस अब्यूज़ या किसी तरह की सब्सटेंस एडिक्शन डेवलप करने का लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो सकता है। वो ड्रग अब्यूज़ हो, या अल्कोहलिज्म हो, या पोर्न एडिक्शन हो। तो इस तरह की किसी भी जो एडिक्शन है उसके डेवलप होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और इन सभी में, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान में, एक सोशियोपैथ में और एक साइकोपैथ में, इन सभी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने की, या एक नॉर्मल लाइफ के जो काम धाम होते हैं, नॉर्मल लाइफ के जो रिस्पॉन्सिबल फंक्शंस होते हैं, जिनके करने पर आपकी लाइफ ठीक से डिपेंडेंट होती है, जिनके करने पे आपके बाकी सारे लोग भी डिपेंडेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें करने में ही ये सारे स्ट्रगल करते हैं। यानी कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट होता है, एक इर्रेशनल कंडक्ट होता है, एक सेल्फिश कंडक्ट होता है, ठीक तरह से, एक डिपेंडेबल तरह से, एक ट्रस्टवर्दी तरह से, एक स्ट्रक्चर तरह से, एक स्मूथ एफिशिएंट वाइज तरह से वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, छोटे छोटे काम ज़िंदगी के नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कि एक जॉब होल्ड कर पाना है ठीक से, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड कर पाना है ठीक से, या इस तरह कुछ डिपेंडेबिलिटी का काम है, तो इन सारी चीज़ों में ये लोग ऑफन फेल होते हैं। ये ठीक से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं कर पाते, इनका कंडक्ट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल, एक लॉन्ग टर्म तरीके से एक एफिशिएंट नहीं हो पाता। तो इन डिपार्टमेंट्स में ये डेफिनेटली सारे के सारे ही स्ट्रगल करते हैं। अब बात करते हैं मेजर डिफरेंसेस की इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बीच में। तो जहाँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, वो जो है बाकी लोगों की ऑब्वियसली परवाह नहीं करते हैं, उनके लिए वो खुद सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, महत्व रखते हैं। वैसे ही सोशियोपैथ्स भी होते हैं जो दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जहाँ पे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग हैं, वो फिर भी एक आउटर इमेज बना के रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम इतने सारे वीडियोस में समझ चुके हैं, उनकी इमेज उनके लिए बहुत मैटर करती है। लोग उन्हें कैसे परसीव करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका ढांचा कैसे दिखता है, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इसके लिए वो किसी तरह की भी झूठ बोलते हैं, किसी तरह की भी कैंपेन्स चलाते हैं कि उनका जो सच है वो सामने नहीं दिखे। तो एटलीस्ट वो प्रिटेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि जो उनका अंदर से कोर सच है वो दूसरों को नहीं दिखे। वहीं जो सोशियोपैथ्स होते हैं, उनको ये चिंता बिल्कुल ज़्यादा नहीं सताती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो जैसे हैं, अगर वो रूड दिखते हैं, लोगों को लगता है उनकी कि वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, या वो अग्रेसिव हैं, या वो डिसमिसिव हैं, या वो एक सर्टेन तरह से हैं, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में कैसे सोच रहे हैं। वो अपने बिहेवियर को, या लोगों के बारे में जो असली में वो घिन करते हैं, जैसे सोचते हैं, उसको छुपाने की कोई ज़्यादा चेष्टा स्पेसिफिकली नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनपीटी के लोगों के बीच में और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सोशियोपैथ्स के बीच में। वहीं जो साइकोपैथ्स होते हैं वो भी डिफर करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि साइकोपैथ्स जो है अनलाइक सोशियोपैथ्स बहुत ज़्यादा, हम जैसे जानते हैं, स्मूथ टॉकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथली ऑपरेट करते हैं। ऑफन ये एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, अंदर से बिल्कुल एम्पैथी नहीं होती, बिल्कुल उस तरह से इमोशनल रेगुलेशन, इमोशन से कनेक्शन नहीं होता जैसे कि एक आम नॉर्मल इंसान का होता है। जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन फंक्शन करता है, साइकोपैथ का ब्रेन वैसे फंक्शन नहीं करता। तो वो जो भी इमोशंस अपनाते हैं, जो शो करते हैं, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो सब फेंड या फेक इमोशंस होते हैं, जो वो लर्न कर लेते हैं, जो वो सीख लेते हैं, बिकॉज दे आर हाईली इंटेलिजेंट। वो फील नहीं करते, वो सिर्फ फेक करते हैं और नार्सिसिस्ट प्रिटेंड करते हैं। लेकिन इन सब में जो महारत
महारत हासिल होती है वो साइकोपैथ को होती है, और इसीलिए वो इतनी चार्मिंग तरीके से लोगों के बीच में इतने बीच में घुस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस में भी, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ में भी, बड़े बड़े ओहदों में भी इतने आराम से लोगों को चार्म कर लेते हैं, उनको आसानी से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो अंदर से असली में है वो बिल्कुल आसानी से छुपा पाते हैं, जो वो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट वो बहुत आसानी से दिखा पाते हैं। एक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, बहुत स्मूथ टॉकिंग पर्सनालिटी, बहुत एम्फेथेटिक पर्सनालिटी की तरह खुद को दर्शाते हैं, और ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है ऑफन सोशियोपैथ्स और साइकोपैथ्स के बीच में भी। और ये बहुत ही ज़्यादा एक थ्रेटनिंग फैक्ट भी है सोसाइटी के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस रीज़न की वजह से ही ऑफन साइकोपैथ्स इतने पहचाने नहीं जाते इतने आसानी से। उनका पता चलाना इतना आसान नहीं होता, ऑफन उनके बारे में तभी पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इनफैक्ट लॉ इन्फोर्समेंट्स की जो शेयरिंग्स हैं रिसर्चर्स के साथ, उसमें ये भी रिवील हुआ है कि ऑफन जो लॉ ऑफिसर्स का या पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर असॉल्ट करते हैं या उन्हें मारते हैं या उनका मर्डर करते हैं, ऑफन वो लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर भी साइकोपैथ्स होते हैं। अब जहाँ तक लोगों को दुख देने की बात है, दर्द देने की बात है, सफरिंग क्रिएट करने की बात है, ऑब्वियसली ये तीनों पर्सनालिटीज़ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इनमें रिमोर्स नहीं होता, मॉरल कॉन्शियस नहीं होती। लेकिन अगर किसी में फिर भी मॉरल कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा होती है तो वो नार्सिसिस्ट में होती है। फिर भी उन्हें थोड़ा रिमोर्स हो सकता है, थोड़ा बुरा लग सकता है, थोड़ा दुख हो सकता है, स्पेशली जब उनके बहुत कोई करीब हो या लोग उन्हें इस तरह से महसूस करवाएं तो उन्हें लग सकता है, लेकिन वो उतना बुरा खुद को नहीं लगने देते कि उस बुरे लगने की वजह से वो अपने एक्शंस चेंज कर दें, स्पेशली अगर वो एक्शंस का चेंज करना उनके खुद के लिए बेनिफिशियल नहीं है या हानिकारक है। तो वो रखते तो खुद को ही हर चीज़ के सेंटर में है, चाहे उनको थोड़ा एहसास भी हो या थोड़ा बुरा भी लगे कि उनको ऐसा करना पड़ रहा है या उन्होंने ऐसा करा है, लेकिन फिर भी वो अपना एक्शंस चेंज नहीं करेंगे, बिहेवियर चेंज एक्चुअली यूजुअली नहीं करते हैं। वहीं सोशियोपैथ्स होते हैं, उनको बहुत कम रिमोर्स होता है, बहुत कम पछतावा होता है, लेकिन जो साइकोपैथ है उसको तो बिल्कुल पछतावा नहीं होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोल्ड ब्लडेड सिनिस्टर एकदम। तभी वो इस तरह से जो है लोगों के मर्डर्स भी कर पाते हैं, सीरियल किलिंग्स भी कर पाते हैं, जो साइकोपैथ्स वो वाले एक्शंस करते हैं। सारे साइकोपैथ्स हमेशा इतनी हाई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं इस तरह की, लेकिन जो करते हैं उनमें बिल्कुल लैक ऑफ रिमोर्स होता है। देयर इज एब्सोल्यूट डिसकनेक्शन विद एनी काइंड ऑफ एम्पैथी। उन्हें पछतावा नहीं होता, उनको ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ सेडिज्म होता है, उनको मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में, उनको ह्यूमर मिलता है, उनका बोर्डम जाता है, इट्स एंटरटेनिंग फॉर देम। बिल्कुल उसी तरह से जो सोशियोपैथ्स हैं, जैसे उनको अपनी इमेज का फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कोई प्रिटेंड करने में मज़ा नहीं आता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचें, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन से जो उनका हेट्रेड है और कोई लेना देना नहीं है वो ओपनली शो करते हैं, वो ओपनली रूल्स को डिसोबे करते हैं जहाँ जहाँ उनको करने का मन करता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं नार्सिसिस्ट ऑफन ऐसा नहीं करते, वो अपनी इमेज प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो शो यही करते हैं कम्युनिटी में या किसी ऑफिस में या कहीं पर भी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में, जब तक वो उन लोगों के साथ नहीं है जिनके साथ वो रात दिन रहते हैं, तब तक वो बाहर इमेज यही दिखाते हैं कि वो बहुत कंसाइंशियस हैं, बहुत एथिकल हैं, बहुत लॉ फॉलोइंग हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी तरह से मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं पे जो साइकोपैथ्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, वो उनको इतना स्मूथली ऑपरेट करना आता होता है कि उस स्मूथ ऑपरेशन का पार्ट ही ये होता है कि ऑन द सर्फेस वो यही दिखाते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का कितना सम्मान करते हैं। ऑब्वियसली ऑन द स्लाई पीछे से वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे होते, तभी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंगेज कर रहे होते हैं, और ये उनके बहुत करीब रहने वाले लोग ही जानते होते हैं। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट वो यही दिखाने की पूरी चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि क्लेवरली कैसे ऑपरेट करना है। और एज़ कम्पेयर टू सोशियोपैथ्स एंड साइकोपैथ्स, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग रिलेटिवली कम अग्रेसिव, रिलेटिवली कम इम्पल्सिव होते हैं। जब वो एग्रेसिव या इम्पल्सिव होते भी हैं तो वो ऑफन इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कुछ बहुत ज़्यादा जो है एट स्टेक होता है, या बहुत ज़्यादा जो है उनको कुछ नुकसान होने वाला होता है, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सोशियोपैथ्स हैं और साइकोपैथ्स हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, अपना बोर्डम हटाने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए भी अग्रेशन में और इम्पल्सिव एक्शंस में इंडल्ज कर सकते हैं।
जो नार्सिसिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, प्रॉपर नार्सिसिस्ट, फुल ब्लोन नार्सिसिस्ट और सोशियोपैथ्स होते हैं, इन दोनों में ही जो है इमोशनल वॉलेटिलिटी, मूड स्विंग्स, बहुत मुश्किल इमोशनल रेगुलेशन करना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इमोशंस जो हैं उनका ताना बाना, उनका ऊपर नीचे होना लगा रहता है। लेकिन ये चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करती है साइकोपैथ्स में, क्योंकि साइकोपैथ्स का नर्वस सिस्टम इज़ कूल एज अ क्यूकम्बर। और इस चीज़ में शायद मूवीज़ जो है बहुत सही दिखाती हैं, जबकि बाकी बहुत सारी चीज़ों में वो ओवर ड्रामा क्रिएट कर देती हैं, साइकोपैथ्स को एक ही तरह से दिखाती हैं। लेकिन इस चीज़ में वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि उनके नर्व्स ऑफ स्टील होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ब्रेन का फंक्शन वैसे होता ही नहीं है जो एंग्जाइटी क्रिएट करे, नर्वसनेस क्रिएट करे। इसीलिए वो इतने स्मूथली सारे काम कर पाते हैं, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी रिमोर्स के, बिना इतने से भी प्रिक ऑफ कॉन्शियंस के। और उनको उस तरह से मूड स्विंग्स या जो है एंग्जाइटी या डिप्रेशन या डर, फियर, इसका जो है सामना नहीं करना पड़ता, जो शायद नार्सिसिस्ट को या फिर सोशियोपैथ को भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है इन तीनों के बीच में। सोशियोपैथी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकोपैथी में, जैसे मैंने कहा, एक कॉमन चीज़ होती है कि ऑफन चाइल्डहुड किसी ना किसी तरह से इनसिक्योर या ट्रबल्ड या कुछ डिसफंक्शनैलिटी किसी भी तरह की रही होती है। बहुत सारी डिसफंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं। सोशियोपैथ्स ऑफन एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ज़्यादा बनते हैं, यानी कि उनको बनाने में जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, उनका जो ग्रोथ जैसे इन्वायरमेंट में, जैसे माहौल में हुई होती है, जैसे सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशंस में, जैसे बर्ताव में, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वहीं साइकोपैथ्स जो है ऑफन बायोलॉजिकल ऐसे होते हैं, ऑफन उनके जीन्स का या उनकी बायोलॉजी का रोल बहुत बड़ा होता है। तो इन्वायरमेंट का रोल फिर भी छोटा होता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सोशियोपैथी में और साइकोपैथी में, कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट इंड्यूस्ड है और दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल है। ये फैमिली में हेरिडिटरी भी हो सकती है। इन सभी कैटेगरीज में अगर किसी का चांस है सबसे ज़्यादा कम क्राइम करने का या सबसे ज़्यादा छोटे स्तर पे क्राइम करने का, तो फिर वो नार्सिसिस्ट का ही है। सोशियोपैथ जो है वो नार्सिसिस्ट से कंपेयर ज़्यादा बड़े क्राइम्स कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी इमेज की इतनी चिंता नहीं है, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। वहीं जो है साइकोपैथ्स अपने ही स्मूथ तरीके से ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े क्राइम्स करने की बिना बिल्कुल रिमोर्स के, बिना बिल्कुल इमोशन की कैपेसिटी रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे साइकोपैथ्स बहुत बड़े बड़े सीरियल किलर्स होते हैं या वैसे ही क्राइम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी हो, ऐसा करना पड़े, तो सबसे ज़्यादा जो कैपेबिलिटी होती है और सबसे ज़्यादा जो बिना सोचे ऐसा कर पाएगा वो साइकोपैथ होगा। ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है कि कोई नार्सिसिस्ट है तो उसमें सोशियोपैथी के भी ट्रेट्स हों या फिर साइकोपैथी के भी ट्रेट्स हों। ऐसे में उसको साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट कहा जाएगा या सोशियोपैथिक नार्सिसिस्ट कहा जाएगा, और ये एक अलग कैटेगरी हो जाती है। हर दूसरा जो नार्सिसिस्ट है, पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, वो इस कैटेगरी में नहीं आता। ये एक छोटी कैटेगरी होती है। नार्सिसिस्ट को जैसे हम जानते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेज, अप्रिसिएशन, वैलिडेशन चाहिए होती है, लेकिन सोशियोपैथ्स को और साइकोपैथ्स को उस क्वांटिटी में उस तरह से ये प्रेज और वैलिडेशन के ऊपर या आउटर अप्रिसिएशन के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती है। तो ये थी मेरी एक शुरुआती कोशिश आपको थोड़ा सा समझा पाने की कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सोशियोपैथी और साइकोपैथी में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होती हैं और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए जानना इन सब के बारे में। सबसे ज़्यादा ये महत्व रखता है ऑब्वियसली लीगल इम्प्लीकेशंस के लिए कोर्ट्स ऑफ लॉ में, क्योंकि ऑफन पाया जाता है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे लोगों को इकट्ठे क्लब कर दिया जाता है, जबकि उनकी बहुत डिफरिंग पर्सनालिटीज़ और मोटिवेशंस होती है, और एक तरह की सज़ा सुनाई जाती है जो कि ऑफन फेयर नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली एक सज़ा जो साइकोपैथ को मिलती है वो डिफरेंट होनी चाहिए उससे जो कि एक नॉन साइकोपैथ को मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और डिफरिंग ओपिनियंस हैं। हो सकता है कभी आगे चल के फ्यूचर में इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर और बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी आ सके, और ज़्यादा जस्टिस हो सके, लोगों के लिए फेयरनेस हो सके कोर्ट्स ऑफ लॉ में। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि हमारे लिए एटलीस्ट जितनी समझ लेना थोड़ी सी ज़रूरी था अपनी पर्सनल क्लैरिटी के लिए, जब हम सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं, कम्युनिटी में ऑपरेट करते हैं और इस टॉपिक के ऊपर इतनी चर्चा करते हैं, तो एटलीस्ट उतनी समझ हमें मिल गई हो। अब
अपने किसी आने वाले वीडियो में मैं क्लस्टर बी पर्सनालिटीज़ और बाकी डिफरेंट क्लस्टर की जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है उस पर बात करने की कोशिश करूँगी। स्टे वेल इन्फॉर्म्ड एंड कट अवे मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर लाइफ।